तो चलिए बेटा आरबीएससी का सैंपल पेपर सॉल्व करते हैं बड़े मज़े से। बेटा बड़े मज़े से सॉल्व करते हैं इस पेपर को। पहले क्वेश्चन पर आते हैं। ये दिया गया है कि दो आवेशों के मध्य बल F है, मतलब F इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, मतलब दो चार्ज, एक चार्ज ये ले लीजिए, एक चार्ज ये ले लीजिए, इनके बीच जो भी कूलम फोर्स है ये F है। चलिए, इफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज ट्रिपल्ड, अगर डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस 3 गुना हो जाए तो अब नया फोर्स क्या होगा। चलिए देखते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। बहुत आसान है वैसे तो बेटा, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, है ना। चार्जेस तो वही रहे, बट इस बार डिस्टेंस ट्रिपल हो गई है, यानी एक नई डिस्टेंस है आर डैश, वो है 3r के। ठीक है, तो ये नया फोर्स बनेगा वो क्या बनेगा, एफ ये के क्यू वन क्यू टू और अपॉन आर डैश का स्क्वायर है ना, तो यहाँ आर डैश की वैल्यू रख दो, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर डैश क्या था, 3r का स्क्वायर। ठीक है, तो चलो ये ज़रा बाहर निकालो, 1/9, अंदर क्या बचा के और फिर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना। और ये तो कितना हो गया, ये तो F हो गया, है ना। तो F डैश बराबर हो जाएगा 1/9 ऑफ F। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, ये वाला आंसर। ठीक है, सी वाला आंसर 1/9 ऑफ F। चलिए बेटा आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं कि टू रेजिस्टेंसेस हैं, दो प्रतिरोध हैं। क्या क्या नाम है, ए और बी, एक ही पदार्थ के बने हुए हैं, एक ही पदार्थ के बने हुए हैं, यानी मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, मतलब रो सेम है। अच्छा, ए हैज ट्वाइस द लेंथ एंड ट्वाइस द रेडियस ऑफ वायर बी। चलो भैया, अगर मान लेते हैं बी की लेंथ ऑफ बी, देखो एक बना के चलो धीमे से, ये ए है और एक बी है। ठीक है, बी की लेंथ हम मान लेते हैं एल, रेडियस मान लेते हैं आर। तो जो ए की लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी ट्वाइस द लेंथ ऑफ बी, यानी 2l हो जाएगी, है ना। और बी की जो क्या कहते हैं, ए की जो रेडियस है वो भी ट्वाइस है, तो 2r हो जाएगी, है ना। तो अब जरा दोनों का रेजिस्टेंस निकाल लो। तो आर ऑफ ए क्या होगा भाई, रो 2l अपॉन, ध्यान रखना ट्वाइस रेडियस है तो पाई आर स्क्वायर होता है ना एरिया नीचे, तो पाई और 2r का स्क्वायर, कितने का, 2r का स्क्वायर। अच्छा जी, और ये क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, इसको देख लेते हैं, फिर भी सॉल्व करके देख लेते हैं। रो 2l अपॉन 4πr स्क्वायर, ये 1/2 कर दो इसे, चलो ठीक है। अब ऊपर देख लेते हैं भाई, आर ऑफ बी क्या होगा, जरा देख लेते हैं। आर ऑफ बी तो बहुत सिंपल सी चीज है, आर ऑफ बी क्या हो जाएगा, रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, है ना। तो ये क्या है, रो, देखो 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 क्या है, ये रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये क्या हो गया, आर ऑफ बी। ठीक है, तो आर ए किसके बराबर हो गया, ये जो अलग निकला हुआ था, 1/2 ऑफ आर बी। तो आर ए अपॉन आर बी क्या हो जाएगा भैया, 1/2। आर ए अपॉन आर बी क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन आर बी क्या हो जाएगा, 1/2। तो कौन सा आंसर हो गया आपको, कौन सा दिख रहा है 1/2, ये दिख रहा है, ये चमक रहा है 1/2, है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेंज लॉ गिव्स, लेंज लॉ क्या देता है, तो भैया डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, बहुत सिंपल सी बात है ना। लेंज लॉ आपको डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट देता है। तो चलिए आगे अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि चुंबकीय प्रवृत्ति तथा चुंबकशीलता में सही संबंध, मतलब करेक्ट रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड परमिएबिलिटी इज। तो एक फॉर्मूला होता है बेटा, डायरेक्ट उस फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। क्या होता है कि म्यू आर जो होता है ना, वो मन प्लस ससेप्टिबिलिटी जाई एम के बराबर होता है। ठीक है, सॉरी, हाँ तो ठीक है यही होता है। तो जाई एम क्या किसके बराबर हो जाएगा भाई, ये इधर म्यू आर हो गया -1। तो देखो कौन सा फॉर्मूला आ रहा है, इसमें कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो देखो ये वाला ऑप्शन हमको चमक रहा है, ये वाला कौन सा, ए। ठीक है ना,
ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये वाला क्वेश्चन आता है कि अगर ये परमिएबिलिटी और परमिटिविटी है ये, तो स्पीड ऑफ ईएम वेव क्या होगी। वैसे तो देखो बेटा, डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, बट हम जरा बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है जरा बताइए। 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 है ना। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 1/4 पाई इंटू 9 × 10⁻⁹ है ना। क्योंकि 9 × 10⁻, को इधर ले जाओ तो 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू हो जाती है। इसको इधर ले जाओ और इसको यहाँ ले आओ, तो 9 × 10⁻⁹ किसकी वैल्यू होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की। दोनों को जरा गुणा करके देखो, मल्टीप्लाई करके देखो क्या होता है। तो इसमें हम गुणा कर दें ऊपर वाली वैल्यू का और यहाँ लिख दें आपका म्यू नॉट। चलिए, यहाँ म्यू नॉट लिख दिया और ये लिख दिया 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। 4 पाई से 4 पाई चला गया। ठीक है, क्या बच रहा है देखो, नीचे क्या बच रहा है, इसको जरा नीचे ले आओ, इसको नीचे ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा 1/9 तो था, और ये क्या है 10⁻16। 10⁻16, तो देखो ये किसी चीज का स्क्वायर होता है क्या, जानी मानी चीज का। 3 × 10⁸ है ना, इसका स्क्वायर हुआ क्या। और ये 3 × 10⁸ क्या होता है, ये तो c होता है भाई। c यानी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। तो इस c² की वैल्यू कितनी हो गई, 1/c² की वैल्यू कितनी हो गई, 1/c² की वैल्यू कितनी हो गई, ऊपर से हटाओ इसको, देखो भाई 1/c² हो गया कितना, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। तो भाई c² कितना हो गया, 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो c कितना हो गया, ये हटा दो स्क्वायर और क्या लगा दो यहाँ पर, एक अंडर रूट लगा दो, है ना। आपको चमक जाएगा ये वाला ऑप्शन, देखो चमक जाएगा ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, म्यू आवृत्ति के फोटोन का संवेग यानी मोमेंटम आपको दिया पूछा गया है और फ्रीक्वेंसी दे दी गई। चलो भाई, एक फॉर्मूला बेटा आपने पढ़ा होगा, लैम्डा बराबर होता है h/mv। mv क्या होता है, संवेग यानी मोमेंटम, है ना। इसको क्या कह दोगे, h/p। चलो भाई, हमको म्यू के टर्म में पूछा है। चलो भैया, म्यू के टर्म में पूछा है और p इधर ले आओ तो h/λ हो गया। ओके भाई, अब म्यू होता है, देखिए बेटा c/ आवृत्ति किसके बराबर होती है, c/λ के। तो 1/λ तो है हमारा इसमें, c का मल्टीप्लाई करके देखो। ठीक है, एक सेकेंड, c का मल्टीप्लाई और c से ही डिवाइड करो, है ना। तो c/λ बन गया आपका म्यू। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, p बराबर h/c। क्या दिख रहा है आपको, ये वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन चमक गया आपको, बिल्कुल बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ डोनर टाइप इम्प्योरिटी। ध्यान रखिए, डोनर टाइप इम्प्योरिटी, डोनर मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तभी तो डोनेट करेगी, है ना। तो सॉरी, तो क्या है यहाँ पर, Al आउटर मोस्ट ऑर्बिट 3 इलेक्ट्रॉन, बोरॉन R2 मोस्ट ऑर्बिट इसके भी 3, ये भी एक्सेप्टर हो गया, ये भी एक्सेप्टर हो गया, ये भी एक्सेप्टर हो गया। फॉस्फोरस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, फॉस्फोरस यहाँ पर क्या हो जाएगा, P फॉर फॉस्फोरस होता है, क्या होता है, डोनर ही होता है। तो फॉस्फोरस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो भैया 1 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देगा, बढ़िया। चलो, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 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 द यानी डी। आगे बढ़ जाते हैं। चलिए भाई, प्रत्यावर्ती धारा के एक संपूर्ण चक्र में धारा का मान होता है, यानी एवरेज वैल्यू ऑफ AC इन अ कंप्लीट साइकिल। तो बहुत सिंपल सी बात है भैया, देखो एक कंप्लीट साइकिल में एवरेज वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये तो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। तो AC की कंप्लीट साइकिल हमेशा कितनी होती है, 0, एवरेज वैल्यू की 0। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक ठीक ठाक क्वेश्चन,
दिया गया है टॉरॉइड ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज 1000 टर्न्स, द करंट ऑफ एम्पियर 0.1 एम्पियर इज फ्लोइंग इन इट। चलो भैया, तो एक चीज जरा देखनी है कि एक टॉरॉइड है, एक टॉरॉइड बना लेते हैं, टॉरॉइड बना लेते हैं। देखो बेटा, अरे ढंग से बनाओ यार, ये तो गंदा सा बन गया। एक ये बना और ये बना, और इसके ऊपर लपेट दो आप कॉइल। तो अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया जी, क्या हो गया? चलो बेटा, तो इसके ऊपर लपेट देते हैं एक बढ़िया सी कॉइल। तो ज़्यादा सुंदर सी तो नहीं करेंगे, ऐसी 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 लपेट दो एक। ठीक है भाई। तो क्या पूछा है कि रेडियस तो दे दी गई है इसकी कितनी, टोरॉइड की रेडियस दे दी गई है 10। चलो भाई, 10 सेंटीमीटर है, ध्यान रखना। उसके बाद 1000 टर्न्स भी दे दिए गए, यानी n इक्वल्स टू 1000 दे दिया गया भाई। चलो, उसके बाद करंट 0.1 एम्पियर, तो आई इज इक्वल्स टू हो गया, आई इज इक्वल्स टू हो गया 0.1 एम्पियर। चलो भाई, उसके बाद फ्लोइंग इन इट द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी एट इट्स एक्सिस पूछिए भाई। एक्सिस में, अगर एक्सिस के हिसाब से पूछिए तो भैया देखो, म्यू म्यू एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है? एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है कि B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। अच्छी बात है ना। बट एक चीज और समझना भैया, कि एक्सिस पूछा है तो डिवाइडेड बाई 2πr कर दो, है ना। वैल्यू रखो, खत्म करा यार। 10 मिनट की वैल्यू 10⁻⁻7, n की वैल्यू 1000, और ये हो गया 0.1। उसके बाद 2 पाई की वैल्यू रखो, 2 इंटू 3.14, और यहाँ पर आर कितना था? 10 सेंटीमीटर। 10 इंटू 10⁻⁻2, 10⁻⁻2 है ना, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। और यहाँ पर है आपका बी पूछा है क्या? हाँ, बी। सॉल्व करो, खटाक से खत्म करो, आंसर आएगा बेटा। देखो, बता देते हैं आपको ज्ञानी बाबा के रूप में, इसका आंसर आना चाहिए, आना क्या चाहिए? 2 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी बिंदु आवेश के कारण अनंत पर विभव पोटेंशियल अनंत पर क्या होगा भैया? V इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू R। अगर R इनफाइनाइट हो गई तो ये तो 0 आ जाएगा ना। तो ठीक है, V की वैल्यू 0, यहाँ कितना आएगा? 0। ओके, आगे बढ़ते हैं। SI यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वैल्यू क्या होती है? एम्पियर्स पर मीटर। क्या होगा यहाँ पर? एम्पियर्स पर मीटर। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है क्या कि इंडक्शन फर्नेस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, देखो एडी करंट फ्लो करते हैं ना, एडी करंट फ्लो करते हैं, उसी की वजह से उसी पर इंडक्शन फर्नेस काम करती है। तो किसके प्रिंसिपल पर? जिस प्रिंसिपल पर एडी करंट काम करते हैं, एडी करंट, तो क्या हो जाएगा आपका? एडी करंट्स। ठीक है ना, एडी करंट्स। चलिए भाई, उसके बाद आते हैं ध्रुवण ही वह घटना है जो यह बताती है कि प्रकाश की तरंगें किस प्रकृति के हैं। तो भाई ये प्रकृति तो दो तरह की होती है, एक ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडिनल, है ना। अगर लॉन्गिट्यूडिनल होती तो पोलराइजेशन सक्सेसफुल नहीं होता। अब चूंकि पोलराइजेशन हो रहा है, दैट मीन्स ये ट्रांसवर्स नेचर की होंगी। ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ, यहाँ पे हिंदी में बोलेंगे अनुप्रस्थ तरंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ के क्वेश्चन नंबर हमको मिलता है 3। ये क्या गया है? फॉलोइंग क्वेश्चन 1 लाइन में आपको देना है। ओके भैया, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड, तो सॉरी भैया, तो देखो जरा क्या होता है, इज इक्वल्स टू -dV/dr, है ना। आगे रिलेशन सीधा सीधा, कुछ है ही नहीं, कुछ सोचना ही नहीं है, क्या करना है उसके ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं।
तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक लेबल्ड डायग्राम बना दीजिए। देखो भाई, एक प्लेट बना दो, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिखा दो बढ़िया सुंदर से। दूसरी प्लेट बना दो, इसके इस तरफ नेगेटिव चार्ज दिखा दो, दूसरी प्लेट को ग्राउंडेड कर दो। बन गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना। ऐसे कुछ होता है, बढ़िया से पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए भैया, अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, वायर की रेजिस्टिविटी दे दी, स्ट्रेच्ड टू इट्स लेंथ डबल, व्हाट विल बी न्यूट रेजिस्टिविटी। ये क्या मतलब हुआ भाई, रेजिस्टिविटी है, हल हुआ थोड़े ना है, क्योंकि मटेरियल तो वही रहेगा ना। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है m/n e² टाउ। एल दिख रहा है क्या कहीं यहाँ पे? नहीं दिख रहा है ना, तो लेंथ पे फर्क ही नहीं पड़ना। लेंथ चाहे डबल कर लो, 4 गुना कर लो, 100 गुना कर लो भाई, रेजिस्टिविटी यही रहेगी। ओके, चलिए मेलस का नियम क्या है? मेलस का नियम क्या है? मेलस का नियम ये बताता है, देखो भैया, I = I0 cos² थीटा। ये आपने पढ़ा था जब पोलराइजेशन पढ़ रहे थे, ठीक है। एक जो भी पोलराइजर था ना, एक जो भी पोलराइजर तो नहीं कहो, उसको एनालाइजर कहो, ठीक। पोलराइजर से एक पोलराइज्ड लाइट बाहर आ रही थी। इस एनालाइजर को लगा के जब आप रोटेट कराते हो, तो जितने एंगल पर रोटेट कराते हो, उसके कारण से लाइट की इंटेंसिटी में फर्क पड़ता जाता है। ये बताया था मेलस के नियम ने। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। विच प्लेस ऑन अर्थ हैज एन एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री। 90 डिग्री पर एंगल ऑफ डिप कितना होगा? पोल्स पर, सिंपल सी बात, पोल्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं 90 डिग्री होती हैं, और यहाँ पर पैरेलल होती हैं। तो एंगल ऑफ डिप कितना हो जाएगा? नॉर्थ पोल कह लो या फिर पोल्स पर कह लो, दोनों ही पोल्स पर कह लो, ठीक है ना। चलो आगे आगे बढ़ जाते हैं। चित्र में वर्णित स्थिति के लिए संधारित्र की ध्रुवता प्रागुक्ति कीजिए। चलिए, मतलब कहना ये चाह रहा है, जैसा कि हमको लग रहा है कि इसमें ये जो ए और बी दो चमक रहे हैं, किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। देखो भैया ऐसा है, बट एक चीज जरा देखो, इस चुंबक में, मैग्नेट में, यहाँ नॉर्थ है यहाँ साउथ है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये हो गई। लगा लो थंब रूल भाई, थंब को कर लो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में, आपकी उंगलियां इशारा कर देंगी कर देंगी कर देंगी, तो खुद ही देख लो करंट की डायरेक्शन क्या है, और करंट ओरिजिनेट कहाँ से हुआ होगा? पॉजिटिव से, है ना। हिंट दे दे रहे हैं, समझ जाइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक्सरेज, सूक्ष्म तरंगें, पराबैंगनी तरंगें और रेडियो तरंगों को किस क्रम में? आरोही क्रम में, क्या बढ़ते क्रम में? अच्छा, बढ़ते क्रम में लिखिए। वैसे बढ़ते क्रम को आरोही क्रम कहते थे ना, हाँ ठीक है। चलो, तो भाई इसी बात पे ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा। क्यों नहीं बता रहा? क्योंकि भैया असेंडिंग ऑर्डर है। मैं आपको दूसरी चीज बता रहा हूँ, मैं आपको याद करने का तरीका ही बता दे रहा हूँ। कैसे? राहुल्स मदर is visiting uncle Xavier's garden, ठीक है। राहुल की मम्मी अंकल जेवियर के गार्डन को विजिट करने गई हैं। अब क्या करोगे? तो इससे क्या करें हम? बस समझ लो, ये हो गया आपका क्या? R फॉर रेडियो, M फॉर माइक्रो, I फॉर इंफ्रारेड, ठीक है। V फॉर विजिबल, उसके बाद U फॉर अल्ट्रावायलेट, X फॉर एक्स रेज, G फॉर गामा रेज। ठीक ठाक लगा लो यार, खुद से कर लो, मैं क्या बताऊं अब। चलो एक चीज बता देते हैं कि इन गार्डन यानी जी महाराज की ना फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, तो इससे कम, इससे कम, इससे कम, इससे कम, इससे कम, ठीक है ना। लगा लो, याद कर लो और आंसर दे दो कुछ।
कमेंट सेक्शन में लिख दो जरा बढ़िया सा आंसर क्या है, ठीक है ना। इसके बाद आ जाते हैं ये 8 नंबर क्वेश्चन पे। ये कुछ हमें नैंड गेट जैसा दिख रहा है भाई, है ना। नैंड गेट की आपको सत्य सारणी बनानी है, यानी ट्रुथ टेबल। कुछ नहीं भाई, कोई बात नहीं, ए बी एक्स, ठीक है। ये वाई और है तो चलो वाई, ये एक्स मैंने क्यों बना दिया सर, वो तो 3 ही होते थे, एक्स काय को बना दिया। तो एक्स इसलिए कि जरा एंड गेट को देख लो और वाई को पलट दो, ठीक है। आप पलट देना, मैं तो बना दे रहा हूँ। ये भी 0 0 0 1 1 0 1 1, वाई आउटपुट, ध्यान रखना आउटपुट वाई है। अगर ये एंड गेट होता तो एंड गेट क्या करता है, ए डॉट बी मल्टीप्लाई करता है, तो भैया 0 0 0 हो गया, ये भी 0 ये भी 0 ये 1। अब चूंकि नैंड गेट है इसने पलट दिया पोलैरिटी, तो क्या हो गई 1 1 1, तो ये 0। तो ये बन गई इसकी सत्य सारणी। इसमें आप क्या कर दो, एक्स को डिलीट कर दो। ये बन गई आपकी ट्रुथ टेबल फॉर किसकी, किसकी, नैंड गेट की। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं। एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मोबिलिटी। तो देखो भाई, आई इज इक्वल्स टू होता है एन ई ए वी डी, ओके। एंड मोबिलिटी होता है, मोबिलिटी होता है म्यू इज इक्वल्स टू वी डी अपॉन ई, है ना। तो दोनों तरफ ई से डिवाइड करो ज़रा, और यहाँ पर कभी ई कर दो ज़रा, ई से डिवाइड करो, ठीक है। तो क्या हुआ, ये वी डी अपॉन ई बन गया म्यू। तो आई इज इक्वल्स टू एन ई ए म्यू और कैपिटल ई, है ना, बन गया एक। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं, और आगे बढ़ जाते हैं। आगे वाला क्वेश्चन हलवा हलवा क्वेश्चन। ये क्या दिया गया है कि x का परिमाण ज्ञात कीजिए जबकि 5 ओम में कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही। अरे भाई ये तो बिल्कुल हलवा कर दिया। अगर इस 5 ओम में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, दैट मीन्स ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये संतुलित अवस्था में है, यानी बैलेंस्ड कंडीशन में है। और जब बैलेंस्ड कंडीशन में होता है तो क्या होता है, ये मल्टीप्लाइड ये बराबर ये मल्टीप्लाइड बाई ये कर लो, ठीक है। यानी x मल्टीप्लाइड बाई 6 बराबर 2 मल्टीप्लाइड बाई 18। अब क्या होगा, अब मैं नहीं बताने वाला, मैं लिख के दिखाने वाला। ये हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 6। तो x इक्वल्स टू कितना, मेरा हिसाब से तो इतना। अब तुम ठीक ठाक लगा लो भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक प्रकाश बल्ब, अच्छा ऊपर एक और है, हाँ ठीक है चलो पहले एक ये नीचे वाला पढ़ लिया था पहले, तो इसको ही प्रेफरेंस दे लेते हैं। एक लाइट बल्ब है, ओपन कॉइल इंडक्टर इज कनेक्टेड टू द एसी सोर्स थ्रू अ की ठीक है। ओके 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 ओके, ये समझ में आ रहा है हमको। तो देखिए कि एक जो कनेक्शन है, हमको एक यहाँ पर एक ऐसा कॉइल दिख रही है ना, आपको भी दिख रही होगी। यहाँ एक बल्ब दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। और इसको एसी सोर्स हमने दे रखा है, चलो एसी सोर्स हमने दे रखा है। उसके बाद क्या हुआ कि एक स्विच को बंद कर दिया गया है, ठीक है। उस पश्चात एक लोहे की छड़ को प्रेरित कुंडली के अंदर, अच्छा, जैसे ही हम इसके अंदर भैया आ जाओ कुंड, एक लोहे की छड़ को यानी आयरन रॉड को डाल देते हैं, तो ये क्या बन जाएगी, कौन सी कॉइल बन जाएगी, ये बन जाएगी आयरन कोर्ड कॉइल। क्या बनेगी, आयरन कोर्ड कॉइल बन जाएगी। और ध्यान रखना, ए करने से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी। तो चूंकि बढ़ रही है ना, बढ़ रही है, तो इसके अंदर एक इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा। किस डायरेक्शन में, एक इंड्यूस्ड करंट यानी प्रेरित धारा बनेगी इस डायरेक्शन में। मान लेते हैं ओरिजिनल करंट इस डायरेक्शन में था, तो इंड्यूस करंट इसको अपोज करेगा, है ना। तो अब जो ऐसा बना है, तो ये तो ओरिजिनल ऐसा था, तो नेट करंट कुछ कम हो गया क्योंकि इसने अपोज कर दिया, इस वाले ने अपोज कर दिया, तो इससे होके तो कम गुजरी।
अगर इससे होकर कम गुजरेगी तो अब आप बताओ कि लाइट बढ़ेगी कि कम होगी, क्या रहेगी? ऑब्वियस है ना, कमी हो जाएगी, क्योंकि इस बार विद्युत धारा में कमी आ गई है ना। चलिए, तो अगला जितने भी क्वेश्चन हैं उसके लिए इंतज़ार कीजिए नए वीडियो का, अगले वीडियो का। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।